When we were joining, we had this one big question: who is gonna teach us? सब कुछ पता था, कैंपस, हॉस्टल, करिकुलम, बट फैकल्टी। Well, now we have figured it out for you. So, you don't have to. So, let's hear it directly from the ones who have done it before. Hashtag know your faculty. So, अब आप भी उनसे मिलो who makes our classes super interesting. Let's first start with your background. We want Okay. to know your childhood and अगर आपके कोई challenges रहे हैं तो आपने उसे कैसे overcome किया. Then आपकी 0 to 1 journey रही क्या है? आप जो है आप कैसे बने? Let's talk about this. मेरी जो सफ़र है, मेरा सफ़र गांव से शुरू होता है, नालंदा के गांव से शुरू होता है। एक तरह से एक ऐसा गांव था जहां पे बचपन में बिजली नहीं थी, मैं ऐसे बताना चाहूँगा। बेसिक जो सुविधाएं होती है, स्कूल्स भी बहुत पुराने स्कूल्स थे, बिल्डिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन ये था कि जो हमारे फैमिली में खेती ही मुख्य पेशा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के एक जुनून था कि नहीं, हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे पढ़ के बड़े होने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, कुछ करने चाहिए, है ना। तो वो एक तरह से मतलब कि काफ़ी अलग माहौल था और हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई हुई, राइट। खासकर गांव में जो होता है कि भले ही उस तरह की जो फॉर्मल जो एजुकेशन आजकल जो शहरों में है वो मिलती है, बट ये अच्छा चीज़ हुआ था कि जो आसपास के जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे मुलाकात होती थी, वो कुछ न कुछ सिखाते थे। स्कूल में भी 1-2 टीचर शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने मतलब कि काफ़ी जिज्ञासा कुछ विषयों को लेकर के मन में डाला, खास करके सामाजिक विज्ञान, गणित, साइंस, राइट। इस तरह का मतलब कि माहौल मिलना मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और एक और चीज़ था कि गांव में जब हमारी पढ़ाई होती थी तो कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य था, अच्छा कोऑपरेशन था, राइट। वो इस चीज़ को, क्योंकि उनको भी पता था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, एंड दे वांटेड टू डू समथिंग बेस्ट फॉर देयर फैमिली, राइट। सो एजुकेशन इज़ द ओनली वे विच कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, वी नो दैट टाइम। सो हम खेलते भी थे, सब कुछ करते थे, बट कोई एक ऐसा गणित का सवाल शायद नहीं बनता था तो हम आपस में उसको सॉल्व करने के लिए कई बार रात भर जागते भी थे। और उस समय याद है, आई थिंक अराउंड 2000 जब प्राइमरी एजुकेशन हो रहा था तो बिजली नहीं थी, तो लालटेन की पढ़ाई में ही उस समय सारा समय बीतता था। तो एक तरह से उस दौरान कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने काफ़ी कुछ प्रभाव डाला, इफ़ेक्ट डाला। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटरी क्लब उस समय हमारे यहाँ कई सारे ज़िलों में क्विज कॉन्टेस्ट कराया करता था, और 4-5 ज़िले के बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे, 8-10 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जनरल नॉलेज का, गणित का। और मैं लगभग 4 साल मैंने टॉप किया था। सो आई वॉज द ओनली वन हु इज़ पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द विलेज, बट आई टॉट 4 times कंसेक्यूटिवली इन दैट कॉन्टेस्ट। सो वो मतलब कि एक और बच्चों को भी थोड़ा मैसेज मिला, थोड़ा मुझे भी लगा यार नहीं, आई कैन डू द थिंग्स विच अदर आर डूइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट। सो वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी था। सो 10th तक पढ़ाई तो हमारी गांव में ही हुई और बिहार बोर्ड से ही हमने हिंदी मीडियम में दिया, तो अच्छे खासे नंबर आए, राइट। लेकिन ये था कि बचपन से ही सामान्य ज्ञान में अच्छा था, गणित में अच्छा था, तो यूपीएससी करने का मन था, जाने का मन था। बट आगे जा कर के शायद यूपीएससी का सपना टूट गया और इंजीनियरिंग, मैंने गणित को ही से जुड़ा हुआ क्षेत्र इंजीनियरिंग को परस्यू किया। You have mentioned that you have been to Super 30 Yes, for yes. your IIT preparation. यस। So let's talk about that कि आपकी पटना से वो जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, देन आपको उसके बारे में पता कैसे चला, एंड आनंद सर से आपकी मुलाकात कब हुई थी? यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब 8-9 में मैं था, आई थिंक उस समय गांव में, तो सुपर 30 की स्टोरी पेपर में छपी थी, राइट। तो उसमें आई थिंक कई सारे बच्चों ने वहाँ से सक्सेस किया था। तो मम्मी ने उस कटिंग जो थी पेज की, अखबार की कटिंग, वो रख लिया था। तो एक तरह से आईआईटी या इंजीनियरिंग इस तरह की चीज़ों को करने में बहुत खर्चा लगता है, पैसा लगता है, चीज़ें नहीं थी। तो वो कटिंग बार बार मुझे दिखाया करते थे कि वी नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए, देयर इज़ ए होप, राइट।
तो उस समय से माइंड में कहीं ना कोई चीज़ें चलती थी कि यहाँ किसी तरीके से जाना है, और वहाँ सुपर 30 में जाना तो पहली बात थी मुझे आनंद सर से पढ़ना है, इसका मोटिवेशन कहीं ज़्यादा था, क्योंकि मैथ में रुचि थी, गणित में रुचि थी, तो कहीं कहीं मैथ पढ़ने को लेकर के मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। मुझे पता था कि इंजीनियरिंग है तो मैथ तो होगा ही होगा। तो 2007 में मैं पटना आया था पिताजी के साथ, पहली बार शहर आया था। जेब में 2-3 हज़ार रुपये थे, और इसी उम्मीद में कि एक बार आनंद सर से मिलूंगा, और क्योंकि इंजीनियरिंग की तैयारी करने में भी समय लगता है, तो गांव वगैरह में माहौल तो था नहीं कुछ खास, तो शहर में ही पढ़कर कुछ करना था। तो उस समय आनंद सर मैं गणित पढ़ाते थे और उसका एक टेस्ट लेते थे, है ना। कई सारे बच्चे उनका टेस्ट देते थे, तो मैं वो टेस्ट देने के लिए आया था। तो टेस्ट में मेरा अच्छा रहा, है ना, और मैं सिलेक्ट हुआ आनंद सर के यहाँ। आनंद सर को पहली बार मैंने सामने से वहीं देखा था, और कुछ सुपर 30 के बच्चों से भी मिला था, तो वो एक इंस्पायरिंग था कि अब मैं शहर छोड़ के तो नहीं जा रहा, राइट। तो फिर पटना आया तो एक कमरा लिया लॉज में, 400 रुपये का बेड मिलता था पर महीने, और लगभग वही गांव से चावल दाल आता था, पिताजी लेके आते थे और खुद से खाना बनाते रहते थे, और IIT की तैयारी करते थे। तो वो सफ़र मतलब कि ऐसा था कि 11th में जस्ट आया था, मुझे पता था कि सुपर 30 या इस तरह की चीज़ों में जाने के लिए भी 1 साल 1.5 साल का समय और लगेगा, क्योंकि अभी IIT उस लेवल पे भी तो आपको होना चाहिए नॉलेज। लेकिन वो जो जर्नी थी जहाँ पे मैंने खुद से खाना बनाता था, पढ़ता था, एक बड़े लॉज में एक नए लोगों के बीच में रहता था, बहुत छोटा था लॉज का, जहाँ रहता था बहुत ही छोटा लड़का था, लोग मानते थे, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया। एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक स्टूडेंट के अंदर, वो मुझे वहाँ पे मिला था, और सेल्फ स्टडी को मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया था, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरे मैथ को छोड़ करके दूसरे विषय पढ़ने के लिए थोड़े टीचर्स भी नहीं मिलते थे अच्छे, और पैसों की भी थोड़ी कमी थी। तो एक तरह से मतलब कि सेल्फ स्टडी को मैंने वहाँ एक्सप्लोर किया था। पढ़ाई में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और सक्सेसफुली ये हुआ कि पहले आनंद सर से मैं गणित पढ़ा तो ये था कि मैथ बहुत अच्छा हुआ, और लेकिन दूसरे विषय में भी थोड़ा सा मतलब कि मुझे स्ट्रगल हुआ, बट ये था कि जो स्टूडेंट्स मिले वो मुझे वहाँ पे आनंद सर के जो आसपास जो रहते थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, जो अच्छे स्टूडेंट थे। तो मेरी एक अच्छी आदत ये थी, जो सर ने कहा था कि इफ़ यू वांटेड टू बी गुड इन योर सब्जेक्ट, सो ट्राई टू मेक फ्रेंड्स हु आर गुड इन दैट सब्जेक्ट। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि संगति का प्रभाव आपके आचरण पे पड़ता है। तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे जिनके दूसरे विषय काफ़ी अच्छे थे। तो वहाँ से मतलब कि पहला जो मौका था IIT का अटेम्प्ट था मेरा, शायद कुछ नंबर से छूट गया, लेकिन दोबारा जब मतलब कि वहाँ, बट वो भी एक स्टेज था जहाँ पे ऐसा हुआ कि फेल्यूर, बहुत लोगों ने कहा कि अब छूट गया है, अब दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। स्टिल आनंद सर ने सुपर 30 का एक होप था। तो उस समय मैंने सुपर 30 का टेस्ट दिया था, वो बहुत मुश्किल टाइम था, कई सारी बीमारियाँ भी हुई थी, मेरा काफ़ी सारा वेट लॉस हुआ था उस समय। एक तरफ फेल्यूर था, एक तरफ बीमारियाँ भी थी। तो समहाउ मैंने एक सुपर 30 का उसमें आनंद सर ने टेस्ट लिया था, और उसमें याद है मुझे 13,000 लड़कों ने टेस्ट दिया था, एंड आई वाज सेकंड। तो वहाँ से मतलब कि आनंद सर ने दरअसल उसमें एक स्टोरी ये भी है कि सर ने मुझे खुद बुलाया था कि आप रहो, आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सर को ये कहा था कि सर टेस्ट दे के ही आऊँगा तो बेहतर रहेगा, और इस बात से सर बड़ा इंप्रेस हुए थे। सो वहाँ से मेरी सुपर 30 में सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे। यू केम पटना विद अ ड्रीम कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, बट इस एज में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनको परस्यू क्या करना है, एंड जब वो अपने फ्रेंड्स को देखता है तो उनको लगता है मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मेरे को भी ये कर लेना चाहिए। तो कैसे वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और कैसे मतलब फिगर आउट कर सकते हैं कि उनको फ्यूचर में करना क्या है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे 2-3 चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। एक तो मतलब कि ये मानना होगा कि द एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका हार्डवर्क है ना, और आपका नेटवर्क, ये चीज़ें ही ट्रांसफॉर्म करेंगी आपकी लाइफ को। तो एक स्टूडेंट के अंदर ये मैच्योरिटी आना, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप करना, क्योंकि इंटरेस्ट कई बार नहीं बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई विषय मैंने उठाया और मैंने उसमें कुछ पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ में नहीं आया तो रुचि नहीं बनता है, लेकिन कई बार उसमें लगे रहना होता है कि ठीक है ये विषय में इंटरेस्ट है, अगर मेरा बन गया तो इसमें अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये चीज़ आपको पता करनी होती है कि विषय में अपॉर्चुनिटी, पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटी क्या है आज के वर्ल्ड में, है ना, क्योंकि कई सारे विषय हैं। तो वो आपको अपने इंटरेस्ट को देखना होता है कि वेयर यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ, यू कैन अलाइन योर सेल्फ, राइट।
and where you can dedicate your time, right? So at the end of the day, you need to find out your interest, or in other word, you need to build your interest and dedicate time. So 3 word जो हमें आनंद सर कहते थे, passion, patience and persistence. So you have to develop a passion in a subject. You have to understand real life application of that subject. कि अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग जीवन में क्या प्रभाव डालता है, लॉ पढ़ना चाहते हैं तो लॉ क्या प्रभाव डालता है, मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट क्या प्रभाव डालता है, एंड यू हैव टू ऑल्सो टेक ए डिसीजन दैट हाउ यू कैन मेक एन इम्पैक्ट, ए कंट्रीब्यूशन, राइट? तो वो भी एक चीज है कि पैशन, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, है ना, लगे रहना है ना, कठिन परिश्रम एक तरह से करना पड़ता है ना. इट्स नॉट अबाउट ओनली स्मार्ट वर्क, इट्स अबाउट द थिंग व्हिच डेडिकेशन, योर कमिटमेंट टू द सब्जेक्ट. सो IIT क्लियर करने के बाद आपने फिर इंजीनियरिंग चूज़ की होगी, स्ट्रीम चूज़ की होगी कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, तो फिर उसकी क्या स्टोरी रही है? एक तरह से IIT करना एक डिसीजन था, क्योंकि 11th-12th के समय में 10th पास करते चीज़ों का अभाव था, सीधी सी बात है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था, और क्या होता है IIT ये भी पता नहीं था. हाँ, UPSC पता था, IIT नाम सुना था, ये सारी चीज़ें पता थी. तो एक तरह से ये था कि जितना जल्दी एक शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैथ अच्छा था और जनरल नॉलेज भी अच्छा था, तो ये था कि 11th-12th के बाद IIT में, तो IIT का नाम था, क्रेज था उस समय, अभी भी है. तो मैंने देखा कि भाई अब 2 साल में इसको तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि UPSC में समय लगता है, राइट? उसमें आपको कई सारी ग्रेजुएशन करना होगा, फिर 4-5 साल देना होगा, तो दैट इज अ बिग जर्नी. सो आई वांटेड अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, एंड बिकॉज आई नो दैट आई एम गुड इन मैथ एंड साइंस, सो आई कैन गेट दैट IIT थिंग वेरी सून. मतलब वो सामने दिख रहा था, है ना. एंड सेकंड थिंग सुपर सिटी थिंग, राइट? तो वो एक चीज था. लेकिन हाँ, ये भी था कि IIT करने के बाद स्टिल मेरा मन था कि UPSC करना है. तो वहाँ की एक अलग स्टोरी है. वो एक स्टोरी ऐसी है कि हम लोग सुपर सिटी के सारे स्टूडेंट IIT करने के बाद में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मिलने गए थे. यही टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी. तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलने गए, 300 बच्चे. तो मुख्यमंत्री साहब सामने बैठे थे और सारे बच्चे थे. तो मैं भी नालंदा से हूँ और मुख्यमंत्री भी नालंदा से ही, उनका जिला है. तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि IAS बनना चाहता हूँ. तो उनके जो 2 सेक्रेटरी थे, दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, S सिद्धार्थ और चंचल कुमार, वो दोनों IITian थे और कंप्यूटर साइंस IIT के अच्छे रैंकर थे, टॉप रैंकर थे, बट दोनों IAS थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी. तो उन्होंने, मुख्यमंत्री साहब ने उनसे कहा कि बताओ जी, IIT करने के बाद IAS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उन दोनों ने मुझे लगभग 15-20 मिनट बैठा करके, दोनों ने मिल करके समझाया था, क्योंकि दोनों का कंप्यूटर साइंस, दोनों इंजीनियर. तो उन्होंने ये कहा कि IIT करने के बाद IAS नहीं करना चाहिए. उन्होंने अपना एग्जांपल दिया कि देखो, मैं रिग्रेट करता हूँ इस डिसीजन को, क्योंकि IIT करने के बाद जब मैंने IAS किया तो मैं हमारे दोस्त कहीं अच्छी दुनिया की बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको मुझे भी करने का मन था, बहुत मन था. लेकिन शायद IAS कर जाने के बाद दुनिया ही पूरी बदल गई और इंजीनियरिंग का जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मुझे करने की इच्छा थी, पूरा छूट गया. आज उसी को मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ. तो हाँ, करना चाहिए, ये फैसला अभी मत लो कि IIT करने के बाद IAS करना है, अभी मत लो ये फैसला. जाओ, पढ़ो, देखो कैसा लगता है ना, उसके बाद फैसला करो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और सही में वैसा ही हुआ. वहाँ गया, चीजें बदल गई. मैंने इंजीनियरिंग को देख करके एक तरह से ये समझ लिया कि टुडे इज वर्ल्ड, इफ यू सी द इंजीनियरिंग इज चेंजिंग द लाइफ इन सो मेनी वेज, स्पेशली द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, राइट? मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो उसका इम्पैक्ट देख के मैं समझ गया कि मुझे IAS करने की जरूरत नहीं है. मेरे दोस्त IAS बने, मेरे आसपास के लोग IAS बने, मैं IAS नहीं बनने वाला अभी. सो बैक टू कॉलेज लाइफ. आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत इंजॉय किया है. फ्रेंकली फर्स्ट ईयर में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट देखा था, गांव से आया था, तो झोला लेकर के हम और हमारे पिताजी गेट पे आए थे, और गेट को हम लोग 5 मिनट देखते रहे थे, और कैंपस में गए, घूमा. तो मुझे ना एक आज़ादी का आभास हुआ कि यहाँ तो मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं और सुना है बस. तो वो बहुत अच्छा लाइफ रहा है. मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताऊँ तो बहुत अच्छी स्टूडेंट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. मैं क्रिकेट खेलता था, वहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेलता था, है ना. पोइट्री में मतलब कभी सम्मेलन कराया करता था, है ना. डिपार्टमेंट इवेंट्स, है ना. क्योंकि BHU था तो 1-2 फैकल्टी से भी इंटरेक्शन था, तो कई बार मतलब कि लॉ फैकल्टी के लोगों से मुलाकात होती थी, सोशल साइंस के लोगों से मुलाकात होती. तो वो एक मतलब वो एक डायनेमिक्स मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग था. और कई तरह के मतलब कि चीज़ें सीनियर से मिलती थी, राइट. हॉस्टल्स की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी. रात भर मतलब कि एक तरह से बहुत सारे मस्ती भी किया है,
राइट। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे थे कि 4-5 विषय मतलब कि मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा वहाँ पे। बहुत सारे विषय थे जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और खास कर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम, राइट। ये सारे विषय मतलब कि उसमें इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मैंने पढ़े भी, अच्छे से पढ़े, फेल भी हुआ, मतलब कि वो भी एक अलग स्टोरी है। तो एक तरह से कॉलेज लाइफ मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी थी। फाइनल ईयर में था। सर एक बार आप शेयर कीजिए प्लीज, कौन सी फेलियर स्टोरी हो? फेलियर स्टोरी तो वो मेरे विषय से ही है जिसका मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस में ही है कि मैं फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग का एक कोर्स था, सी प्रोग्रामिंग। मैंने उससे पहले लाइफ में कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया था। पहली बार वो विषय आया तो कंप्यूटर मैंने खोला था और टच किया था, कंप्यूटर को ऑन किया था। क्योंकि किसी भी विषय को आप पढ़ते हो ना, तो मेरा एक आदत था कि मैथ में अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसका रीजन क्या है, उसको समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ता था। अगर मुझे उसका रीजन क्लियर नहीं है तो एक तरह से मैं रुक जाता था कि क्यों, क्या है। और प्रोग्रामिंग में हुआ भाई कि आखिरकार ये कोड लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है। समहाउ वो चीज़ मैं ग्रैस्प नहीं कर पाया जो टीचर पढ़ा रहे थे, है ना। तो मैं टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी ग्रैस्प नहीं कर पाया कि अगर इस कोड को लिखने के बाद हो क्या रहा है ना। तो उस दौरान मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने फेल होना उचित समझा। पूरे 90 लोगों के बैच में 2 लोग फेल हुए, एक मैं फेल हुआ और एक और लड़का जिसको यूपीएससी करना था वो फेल हुआ। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि उस फेलुअर ने मतलब कि मेरा दिमाग खोल दिया इस मामले में कि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सुपर का लड़का है, आया फेल हो गया और वो भी प्रोग्रामिंग में। तो उस दिन से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूंगा, कंप्यूटर साइंस नहीं जाऊंगा। बट सडनली एक टर्न आया लाइफ में 3rd ईयर में, जब ऐसा आया कि हमारे एक दोस्त जो आज AI साइंटिस्ट हैं नीदरलैंड में, वो पढ़ रहे थे। तो एक कोड था फिबोनाची नंबर, nth फिबोनाची नंबर का कोड। टेक्निकल चीज है, बस इतना बताऊं कि रिकर्सिव कोड था। फर्स्ट ईयर में टीचर ने दिया, सबने रिकर्सिव कोड लिख के आ गए थे और सब टीचर ने 5 में 5 मार्क्स दिए। तो फिर उसने मुझे समझाया कि ये कोड पता है, अगर n = 30 अगर इनपुट डालेंगे तो 7 जन्म लेगा कंप्यूटर आउटपुट देने में, क्योंकि उस कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम लेगा वो 2⁻30 2⁻30 का वो फैक्टर होगा। तो मेरा दिमाग खुल गया कि हर कोई कोड लिख रहा है बिना सोचे समझे रीजन के, और सबको टीचर फुल मार्क्स दे रहे हैं, तो ये किसी ने ये फुल मार्क्स तो नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उसने एक कोड दिखाया, बोले देखो ये कोड जो है ये मिलीसेकंड में रन कर जाएगा। बोले एक कोड है जो 7 जन्म ले रहा है, एक कोड है मिलीसेकंड ले रहा है, तो आखिरकार ये तो यहाँ तो पूरा आइडिया का खेल है, ये तो पूरा मैथमेटिक्स है। प्रोग्रामिंग को मैंने एल्गोरिदम और मैथ के एंगल से देखा। मैथ में अच्छा था, मैंने उसको सिंटैक्स के एंगल से नहीं देखा, सिस्टम के एंगल से देखा। और जब मैथ के एंगल से गया तो मेरी दुनिया खुल गई। एल्गोरिदम्स बाय कोरमैन, बाइबल ऑफ एलगोरिथम, MIT प्रेस से बुक आती है, 1300 पेजेस हैं, वो मैं 2 महीने में पढ़ गया था। और जितने प्लेसमेंट टेस्ट थे सब में लगभग अच्छे मार्क्स थे। बस। So I think sir, this is how you got your interest and passion, right? Yeah, because you know the reason, because एक ऐसा चीज सामने था जिसका रीजन मतलब किसी को नहीं पता था, हर कोई इसको बिना रीजन के वो लिख रहा था, और मैंने बिना रीजन, क्योंकि मैं रीजन में फोकस था, मुझे किसी ने रीजन नहीं बताया, मैंने फेल होना उचित समझा, बट रीजन पता चलते ही एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और वो इंटरेस्ट मेरे अंदर था एल्गोरिदम। और आज मैं एल्गोरिदम पढ़ाता हूँ। आज एल्गोरिदम मैंने कितने अपने से 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोगों को पढ़ाया है, राइट। और उनका सक्सेसेस है आउटसाइड इंडिया, मोर देन 15 to 20 कंट्रीज के लोग पढ़े हैं, आज बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो वो एक कई बार होता है कि एक आइडिया आपके माइंड में क्लिक करता है एंड इट्स डन। मतलब कहने का एक कंक्लूजन ये बोलूंगा कि उसी विषय को 3 साल से लोग पढ़ रहे थे, और उस किताब को 3 साल से कोई खत्म भी नहीं कर पाया। उस किताब को मैंने 3 महीने में खत्म किया था। तो इट्स अबाउट किस समय वो आइडिया आपको क्लिक करता है। एक बार क्लिक हो जाता है, you devote yourself to that subject. So college year फिर खत्म होने लग गए, then you have to move to the career. So उसकी जर्नी क्या रही है? कैरियर एक तरह से देखा जाए तो कॉर्पोरेट में मेरा फर्स्ट जॉब HCL में था, आई थिंक कि बेंगलोर में ही था। तो वो R&D का था, मर्सिडीज बेंच का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर था उसका अपडेट था। एक बड़ी टीम थी, 60-70 लोगों की टीम थी, और वो पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोलर मिला था, और C++ में, और प्लस उसमें एल्गोरिदम C++ सिस्टम सब यूज हो रहा था। तो पहली बार मैं फॉर्चुनेटली अच्छा ये रहा कि मेरा जो डेजिग्नेशन था वो सीनियर टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनी। इसका मतलब कि मैं डायरेक्टली जनरल मैनेजर को उसमें रिपोर्ट कर रहा था, और एक तरह से टीम में मुझे डायरेक्टली मैनेजमेंट के बीच में बैठा दिया गया था। फ्रेशर ये मौका बहुत कम मिलता है,
इवन सर्विस कंपनी भी थी, बट R&D में मतलब कि वो डायरेक्टली मुझे मैनेजमेंट में, टेक्निकल मैनेजमेंट में बैठाया गया। तो मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ है वो मैनेजमेंट से हुआ है, टेक्निकल मैनेजमेंट से। और उनके बीच में मुझे ये समझने का मतलब लर्निंग बहुत फास्ट हुई। 16 महीने मैंने काम किया और कई सारे C++ पे भी काम किया। एंड्रॉयड उसमें नया था, एंड्रॉयड ऐप बनाए, फिर मतलब कि और भी नए लैंग्वेजेस मैंने वहाँ पे सीखे, नए सिस्टम फ्रेमवर्क देखे। ओवरऑल वो फर्स्ट जॉब का जो एक्सपीरियंस था, आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस, जहाँ पे मैंने लगभग 40,000 लाइन ऑफ कोड देखा था C++ का, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसको रिव्यू करना था, अपडेट करना था। तो एक तरह से उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ करके फिर एजुकेशन में हमेशा कुछ करने का मोटिवेशन था, एजुकेशन में कुछ करना है, कुछ मतलब कि आनंद सर के से वो आ रहा है एक्चुअली वो मोटिवेशन। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था 16 महीने काम करने के बाद में, और फिर 3-4 महीने इंडिया घुमा था। पूरा इंडिया घुमा, कई सारे इंस्टीट्यूट घुमा, मतलब उस दौरान कई सारे लोगों से मिला, क्या करना है और स्टार्टअप करना है तो क्या करना है, ये फिगर आउट कर रहा था, राइट। कई सारे मतलब जो सेविंग थी वो चले गए, बट ये था कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ एक नॉन टेक डोमेन में ही मतलब कि मैंने 2 काम शुरू किया था पार्ट टाइम। मतलब कि मैंने यही कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया था बनारस में पार्ट टाइम बच्चों को, और एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे, दैनिक जागरण मीडिया हाउस का एक प्रपोजल आया था, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जागरण यूथ पार्लियामेंट। तो वो एक जिस तरह से संसद चलती है उस तरह का ही एक माहौल 12 शहरों में बना रहे थे 15 दिनों का, जैसे संसद बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन चलता है, तो इस तरह का मॉक पार्लियामेंट। उससे वो लाइफ स्किल, कैसे पार्लियामेंट फंक्शन करता है, कैसे पार्लियामेंट के 4 पिलर हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और एक तरह से लेजिस्लेटिव, ये कैसे काम करते हैं, ये सिखाने का प्रोग्राम था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा ना कि IAS वो जनरल नॉलेज सोशल साइंस में इंटरेस्ट था, तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उसका एक पायलट बनारस में किया था। और फिर वहाँ से उस प्रोग्राम में फिर मैंने फुल टाइम उसको किया प्रोग्राम को, मतलब कि जो कोर टीम मेंबर, वो स्टार्टअप टीम थी हमारी, कंसल्टेंसी टीम थी, वो प्रोग्राम को हमने 3 साल चलाया और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हम वो इंडिया का लार्जेस्ट यूथ पार्लियामेंट हम कहते थे आफ्टर मॉडल यूनाइटेड नेशन। और उसके बाद फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के भी प्रोग्राम किए मीडिया हाउसेस के साथ मिलके, वो लगभग 24 सिटीज़ में चलता था, जनहित जागरण, IIM कलकत्ता के साथ, IIT कानपुर के साथ। फिर एक अमर उजाला मीडिया हाउस था, उसके साथ टॉपर्स टॉक का प्रोग्राम किया, राइट। वो टॉक मतलब कि एक बच्चों 9th क्लास 8th 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें तो वो भी एक एजुकेशन का मतलब पूरा काम किया। फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद हो गया कि अब एजुकेशन में अब कंप्यूटर साइंस की तरफ चलना है, ये तो नॉन टेक था, तो वहाँ पे मतलब पूरा मैंने मैनेजमेंट सीखा, डिज़ाइन, ब्रांडिंग, राइट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, राइट, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं देखी। और कई सारी डाइवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट गया, डाइवर्सिटी ऑफ लोगों से मिला। फिर ये था कि अब कंप्यूटर साइंस की तरफ चलना है, एम तो वहीं था। तो फिर मैंने माइंडवर्क्स ज्वाइन किया था, एंड्रॉयड लर्निंग की वन कम्युनिटी थी, हमारे जो अली सर हैं वो फाउंडर थे, तो मैंने कोर टीम मेंबर 3rd पर्सन में ज्वाइन किया था। हमने वहाँ पे एक आफ्टर अकेडमी प्लेटफॉर्म बनाया, 2.5 लाख लोग पर मंथ आते थे और एक अच्छा स्टार्टअप बना। तो पहला स्टार्टअप भी हमने अच्छा बूटस्ट्रैप किया था लगभग, और दूसरा स्टार्टअप भी ये भी बहुत अच्छा बूटस्ट्रैप कर रहा था, एक अच्छी टीम भी हमारी थी। फिर माइंडवर्क्स में लगभग मैंने 1 साल काम किया साथ में मिल करके, है ना। वहाँ पे मैंने एल्गोरिदम के कोर्सेज पढ़ाए, राइट, कई सारे कंटेंट बनाए, प्लेटफॉर्म आफ्टर अकेडमी भी तो 2 लाख पर मंथ का ट्रैफिक हमने एक तरह से डेवलप किया। फिर कोविड आया, फिर कोविड में मैंने एक्चुअली वहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, enjoyalgorithms.com। enjoy algorithms आज भी है और माइंडवर्क्स भी आज भी है, तो वेबसाइट तो है enjoy algorithms और enjoy mathematics। तो एल्गोरिदम में इंटरेस्ट था, तो enjoy algorithms में जो कंटेंट है उसका भी बहुत ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। और एक तरह से कहा जाए इंटरनेशनल लोग आते थे, US से आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने आ रहा है, कोई UK से आ रहा है, कोई घाना से आ रहा है, कोई ब्राज़ील से आ रहा है, राइट। तो वो मतलब कि उसमें कंप्यूटर साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उसमें भी लगभग एक समय में 2 लाख लोग पर मंथ लगभग आते थे, और प्योर ऑर्गेनिक। सर, कंप्यूटर साइंस इज अ फील्ड व्हिच नीड कांस्टेंट डेवलपमेंट एंड it has constant updates as well. So students को अगर अपडेटेड रहना है तो वो कैसे रह सकते हैं इस चीज़ में? हाँ, देखिए, कंप्यूटर साइंस में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक एवरग्रीन आइडियाज़ है जो हमेशा से एवरग्रीन था, एल्गोरिदम, है ना। कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ आइडियाज़ ऐसे बन गए, या नेटवर्किंग जो आइडिया बना वो आज भी है। तो एक तरफ जो स्टूडेंट को ना एवरग्रीन आइडियाज़ को पकड़ना चाहिए जो हमेशा हैं,
इंडस्ट्री में अप्लीकेबल है। दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो तेजी से बदल रही है, उस आइडियाज के ऊपर है, एंड वो आइडियाज कोर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट है ना, या मोबाइल डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट के जो लैंग्वेजेस हैं, पहले एक जमाने में सी लैंग्वेज हुआ करता था, C++ था, बहुत सारे लिमिटेड लैंग्वेजेस थे 80s में 70s में, बट उसके बाद इतने सारे लैंग्वेजेस आए, इतने सारे फ्रेमवर्क आए, इतने तरह के मतलब कि टूल्स आए, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक तरफ आप एवरग्रीन आइडियाज को समझो, प्रिंसिपल को समझो, और उनके ऊपर जो सिस्टम और टूल्स बन रहे हैं उनके यूज केसेस को समझो, राइट। और जब जरूरत पड़े तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर साइंस में एक सबसे बड़ा जो स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल बताने से पहले मैं बताऊं कि मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, एल्गोरिदम भी, सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग। आई हैव इंटरेस्ट इन मशीन लर्निंग, आई कैन गो विद दैट। इतने सारे विषय। ऐसा हुआ कैसे? मैंने एंड्रॉयड पे भी काम किया है, वेबसाइट वेब पे भी काम किया है ना, बैकएंड पे भी काम किया है। ऐसा हुआ कैसे? वन ऑफ द बेस्ट स्किल somebody told me in computer science is potential to learn and solve problem. अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से लोग चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, गो एंड गैदर इट। सो इन टुडेज वर्ल्ड गुड थिंग इज दैट कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इंफॉर्मेशन इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, right? So if you wanted to solve it problem by yourself and information is there, you can do it. Community is there, you can build a team, right? So potential to learn and solve problem, whatever it is, either web, machine learning, right, software engineering, whatever it is. So the last question, who was that person in your life who groomed you, who was the biggest motivation for you? Of course my mother, of course I can say, and of course my father, my brother, Anand sir, I can say, and other so many friends also, lot of people, but I can say my mother because she is totally different, because उनके कारण ये था कि जो हमारा पढ़ाई लिखाई करने का जो जुनून है ना, कि पढ़ाना है, गांव में कोई पढ़ने का कौन सोचता है, और कौन मतलब कि घर के जो बच्चियां थी, हमारे सिस्टर्स थे, उनको उसमें पढ़ाने का कौन सोचता था, और उनका कमिटमेंट था। शी इज लाइक ए फाइटर। अगर मतलब कि एक कॉन्टेस्ट था, एक हमने रोटरी क्लब जो कॉन्टेस्ट कराते थे, तो उसमें मैं सेकंड, हर समय मतलब कि फर्स्ट आता था, लोकल लेवल पे मैं ही पार्टिसिपेट करता था। एक बार मैं सेकंड आ गया था, पता नहीं मैं उतना नहीं था कि मैं सेकंड क्यों आ गया, बट मेरी मम्मी कहता है कि तुम सेकंड आ ही नहीं सकते। उन्होंने गाड़ी रिजर्व किया और सीधे चले गए 20 किलोमीटर दूर, बोला कि इसका पेपर निकालो जो दिया टेस्ट। मैंने बोला क्यों कर रहे हो? बोले निकालो। और सच में मुझे आज वो क्वेश्चन याद है कि 2004 में वीनस विलियम्स ने विंबलडन जीता था, और उसने मेरे उस आंसर को गलत कर रखा था, और उस क्वेश्चन को जैसे ही सही किया मैं टॉप कर गया। तो मम्मी का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा था, और आज भी मतलब कि उनके दो शब्द या कभी भी कुछ भी हो, उनमें मेरी बहस होती है, मतलब ऐसा नहीं, बहस खूब होती है, बट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे शी वांट मी ऑन द राइट ट्रैक। सो यस, my mother, and of course Anand sir in education, he is a kind of thing, because Anand sir ना होते तो मैं यहाँ नहीं होता। This is other thing I can say frankly, because उन्होंने IIT होने के बाद में इतना कुछ सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मतलब कि पढ़ाया लिखाया, रखा, नेटवर्क दिया, एक्सपोजर दिया, हमारे ऊपर मूवी बनाए, राइट, सुपर हिट को मूवी बना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग IIT नाम से नहीं जानते, लेकिन सुपर हिट समझ लेते हैं, बाहर भी, आउटसाइड द इंडिया। तो वो उतना कौन करता है ना? ये तो वही कहानी कि लाद दो लदा दो, घर का रास्ता भी बता दो, उन्होंने ये किया है। पैसा आज भी जाता हूँ तो मतलब कि एल्गोरिदम का इंटरेस्ट, मैं कह रहा सर मैं कन्फ्यूज हूँ, तो उन्होंने मुझे जोड़ दे के कहा कि देखो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तुम्हारा भी मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन तुम एल्गोरिदम परस्यू करो, दिस इज द मॉडर्न मैथ। और उन्होंने एक बार नहीं कहा, जब भी मिलते हैं हाथ पकड़ के बैठ करके हमारा उनका डिस्कशन सब्जेक्ट पे होता है। वो हमारे गुरु हैं, बाकी दुनिया बात होती है, लेकिन उनका मेरा डिस्कशन सब्जेक्ट पे है। सो आई नो हिम एज ए मैथमेटिशियन, सिंपल, एंड ही रिस्पेक्ट मी एज ए पर्सन हु नोज एल्गोरिदम। आनंद सर, So that's it for today. काफी इंस्पायरिंग टॉक रही है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, एंड थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. I think after a long time, I got an opportunity to share such things. Yes, I think the student will also take some lesson from it, right. And we definitely, because I took so many lessons from such stories, so yes, definitely they will also take such lessons. Thank you very much, sir. Thank you.